Good morning, my dear students. Welcome in class ninth physics and our next chapter gravitation. Okay, before going through this topic, we already completed our first chapter, that is motion, and second force and law of motion. Okay, and this is our third chapter, that is gravitation. Okay, so first of all, what is the introduction regarding the gravitation? So let's see here. Introduction. Why does earth satellite revolve around the earth? जितने भी अर्थ के सैटेलाइट हैं वो अर्थ के चारों तरफ क्यों घूमते हैं? Why do earth revolve and other planet around the sun? And also, why earth and other planet revolve around the sun? Why is there no random collision between estimated 10 to the power 22 stars in the universe? ठीक है, मीन्स वाई इज देयर नो रैंडम कोलिजन, मतलब इस यूनिवर्स में 10 to the power 22 स्टार्स हैं। मतलब ये देखिए आप, इतनी ये एक अप्रॉक्सीमेट डेटा है। 10 to the power 22 स्टार्स, मतलब 10 के बाद में आप 22 ज़ीरो और आगे लगा दीजिए। इतने स्टार्स यूनिवर्स में हैं, लेकिन फिर भी आपस में एक दूसरे से वो टकराते नहीं हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? मास और वेट में डिफरेंस क्या है? The answers to these question and other related question take us into subject of gravitation. ठीक है, तो ये सारे आंसर्स जो हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे? इस सब्जेक्ट के अंदर मिलेंगे, ग्रेविटेशन के अंदर। ओके, सो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम देख लेते हैं क्या है। इन द टाइम ऑफ एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट का नाम था। इट वॉज बिलीव दैट एन एप्पल रिलीज फ्रॉम अ हाइट वुड फॉल डाउन टूवर्ड्स अर्थ बिकॉज इट वॉज नेचुरल फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू फॉल डाउन टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, अरिस्टोटल के टाइम में ये विश्वास किया जाता, बिलीव था कि जैसे एक एप्पल पर्टिकुलर हाइट से क्या किया, उसको हमने नीचे फेंका या रिलीज़ किया, ठीक है, तो वो अर्थ की तरफ नीचे आएगा। बिकॉज ये एक नेचुरल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम गिराते हैं अर्थ की तरफ तो वो नीचे आता है। इट वॉज थॉट दैट दिस फैक्ट नीडेड टू नो एक्सप्लेनेशन बिकॉज इट वॉज नेचुरल। उस समय ये विचारधारा थी कि ये नेचुरल होता है ऐसा, इसके लिए हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। Galileo in 16th century suggested that since Earth is attracting object towards itself, therefore object fall down towards Earth. उसके बाद गैलीलियो ने 16th सेंचुरी में अपना सजेशन ये दिया था कि अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसीलिए जो भी ऑब्जेक्ट है अगर हम उसको ऊपर से गिराते हैं तो वो नीचे आ जाता है। Great minds not only think logically but have the capacity to exchange a simple idea to other related phenomena. ठीक है, मतलब जो ग्रेट माइंड्स लोग होते हैं वो न सिर्फ वास्तविक चीज़ों को ही लॉजिकली सोचते हैं बट हैव द कैपेसिटी टू एक्सटेंड सिंपल आइडिया टू अदर रिलेटेड प्रॉब्लम। और वो उनकी एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो एक छोटे से सिंपल आइडिया को भी अलग अलग फिनोमिना में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। नाउ न्यूटन्स ग्रेटनेस लाइज इन हिज एबिलिटी टू सी दैट द फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू अट्रैक्ट एप्पल टू अर्थ वॉज सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट ऑपरेट बिटवीन अर्थ एंड मून, बिटवीन सन एंड प्लैनेट। ठीक है, न्यूटन्स ने एक ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट दिया था इन सभी चीज़ों के बाद में, कि जो एप्पल जो गिरा उसको अर्थ अपनी तरफ खींचती है। नॉट ओनली दिस, ही एक्सपांडेड द आइडिया फर्दर टू इंक्लूड विद इन इट्स प्रीव्यू ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट। और उसने सिर्फ एप्पल के लिए ही नहीं, सारी चीज़ों के लिए
सारे मैटर मटेरियल ऑब्जेक्ट जितने भी है उन सभी के लिए अपना एक्सप्लेनेशन दिया। आफ्टर अप्लाइंग केपलर्स ऑब्जर्वेशन न्यूटन्स प्रपोज्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, केपलर्स के जो ऑब्जर्वेशन थे उनको एनालाइज करने के बाद में न्यूटन्स ने अपना लॉ दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, और वो क्या था हम आगे डिस्कस करते हैं। न्यूटन्स यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। इस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या था, यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, और वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो जो भी मास होगा दो ऑब्जेक्ट का उस मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और उन मास के बीच की जो भी डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के। ओके, हमने मान लिया कि लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। यहाँ पर देख लीजिए ये एक m1 मास है और ये m2 मास है, दोनों r डिस्टेंस से क्या है, ये सेपरेटेड है। ठीक है, इफ़ f इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट मासेस देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम f जो मान लें कि वो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो ये जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2, मतलब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड द फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। f इक्वल टू क्या हो जाएगा, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर g इज द universal gravitational constant। g is called universal gravitational constant because its value remains same throughout the universe। ठीक है, g जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में एक जैसी रहेगी। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। अब g की डेफिनेशन हम यहाँ से देख लें। जब हमने m1 1 kg मान लिया, m2 1 kg मान लिया और r कितनी ली हमने 1 मीटर लिया, तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। देखिए जैसे f इक्वल टू क्या है, g इंटू m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू भी 1 है और ये भी हमने क्या लिया 1 लिया, तो f इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, g मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट मासेस ऑफ 1 किलोग्राम ईच केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दो पॉइंट मासेस के बीच में जिनका हर एक का मास 1 kg होगा और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो, 1 मीटर हो। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच शुड बी रिमेंबर रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट चेंज विथ चेंज इन मीडियम बिटवीन द पॉइंट मासेस। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है वो चेंज नहीं होगा जब हम मीडियम चेंज कर दें उन दोनों पॉइंट मासेस के बीच में, जो लगेगा वो लगेगा ही। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, इन मीडियम इज एयर और वाटर द फोर्स अट्रैक्शन रिमेन द सेम। चाहे वो आपका एयर हो या वाटर हो, सब में ग्रेविटेशनल फोर्स एक जैसा लगेगा। ठीक है, अब ये डायग्राम देखिए, F12 इज द फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू m2, ये m1 है और ये m2 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, F12, इसका मतलब ये कि फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू मास 2, मतलब इस 1 पर m1 पर कौन फोर्स लगा रहा है, m2 लगा रहा है। ठीक है, और m21 क्या है, फोर्स ऑन मास m2 ड्यू टू m1। तो दोनों एक दूसरे के कैसे लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे का अट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम ये लिख सकते हैं F12 इक्वल टू माइनस F21। दिस टू फोर्सेस फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दिस मीन्स दैट न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ऑब्वियस न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये बात यहाँ पर भी आ गई कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। इट इज़ वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, वीकेस्ट फोर्स है नेचर में। इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर, अट्रैक्टिव होगा नेचर में। इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ मीन्स एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है,
Gravitational force is central force. This means that this force act along the line joining the center of the particle. जैसे मान लीजिए कि ये सेंटर या ये मास है और ये मास है, तो ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग होगी इसके इन दोनों सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसी के अलोंग क्या लगेगा, ये फोर्स लगेगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये सेंट्रल फोर्सेस है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल बिटवीन द गैलेक्सीज। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है और ये गैलेक्सी में भी क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, कुछ इफेक्ट क्या है, टाइड्स इन ओशियन आर रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन वाटर इन ओशियन एंड द मून। ठीक है, जो समुद्र में टाइड्स आते हैं, लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स, तो वो मून के अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, ताकि इससे वो मून का फुल मून डे जब होता है तो उसका अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वाटर ऊपर की तरफ उड़ता है और फिर नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है, द ग्रेविटेशनल पुल ऑन अर्थ कीप्स अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही क्या होता है कि जो भी सैटेलाइट हैं वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। रेनफॉल एंड स्नोफॉल इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। जो रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है, ये भी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही पॉसिबल है। ठीक है, आपको बस इसमें ये इफेक्ट लिखने के बाद में एक जी की वैल्यू आपको याद रखना है कि जी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। ये वैल्यू आपको याद रख लेना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। ठीक है, ये उसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। ठीक, ओके, ये न्यूमेरिकल आप लोग देख लेंगे। इसमें फोर्स निकालना है आपको, मास दिया हुआ है, फर्स्ट मास, सेकंड मास, और डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगी। फार्मूला रख देंगे आप, F=g m1m2/r²। तो जी की वैल्यू ये देखिए, m1 की वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, और ये r कितना है, 1 मीटर। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है।